प्रिय स्टूडेंट्स नमस्कार। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आज सभी का मैं सुनील स्वामी हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय बच्चों, आज हम आपकी पुस्तक रुचिरा का जो दूसरा पाठ है वो पढ़ रहे हैं और इसका नाम है बिलस्य वाणी ने कदापि में श्रुता, यानी बिल्स की वाणी मेरे द्वारा कभी नहीं सुनी गई। तो इस पाठ में देखिए क्या होता है, कभी बिल भी बोलता है क्या? बिल भी कभी बोलता है क्या? तो बिल से वाणी, बिल की जो वाणी है वो मैंने आज तक कभी नहीं सुनी, ये इस पाठ के अंदर दिया गया है। तो देखिए किस प्रकार से जो है वो बिल से आवाज़ आती है, और बिल से आवाज़ आती है तो कौन बोलता है, ये इस पाठ के अंदर दिखाया गया है। प्रस्तुत जो पाठ है वो संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ विष्णु शर्मा की एक रचना है जिसका नाम है पंचतंत्र, जिसके 5 तंत्र हैं। जिसके कितने खंड हैं? 5 तंत्र हैं। उन 5 तंत्रों में से एक ये तंत्र है जिससे इस कहानी को लिया गया है। वो तंत्र है काकोलकियम। काकोलकियम एक तंत्र है, तीसरा तंत्र पंचतंत्र का। उससे इस पाठ का जो है वो समावेश हुआ है, संकलित हुआ है, और इसी की एक कहानी है बिलस्य वाणी ने कदापि में श्रुता। प्रिय बच्चों, जैसे कि पद्म शास्त्री की विश्व कथा शतकम है, नारायण पंडित का हितोपदेश है, और विष्णु शर्मा की पंचतंत्र है। तो ये सभी जो हैं ये नीति परक जो हैं रचनाएं हैं। इन रचनाओं के अंदर किसी न किसी प्रकार की जो है वो शिक्षा प्रदान की गई है कि हमें अपने जीवन में किस प्रकार से चलना चाहिए, किस प्रकार की बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, किसकी बातों पर विश्वास करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ये सारी बातें जो हैं वो इन जो ये रचनाएं इन्होंने लिखी हैं, जो नीति पर कहानियाँ लिखी हैं, इनमें ये शिक्षाएं हैं वो दी गई हैं। ठीक है। तो जैसा कि इसके अंदर, इस कहानी के अंदर एक शेर और गिद्दड़ की ये कहानी है, सरंगाल की कहानी है जो विष्णु शर्मा ने लिखी है। और काकोलकियम जो तंत्र है उनका तीसरा तंत्र, उस तीसरे तंत्र से इस कहानी का आगमन हुआ है। ठीक है। इसमें क्या बताया गया है कि एक शेर है और एक गीदड़ है। अब वो शेर जो है वो बूढ़ा हो गया है, उसे शिकार जो है बहुत ही मुश्किल हो गया है होना। तो वो क्या करता है कि एक देखता है कि वो जा रहा है तो एक गुफा उसको दिखाई दे रही है। बिल का मतलब गुफा होती है। तो उस गुफा को वो देखता है तो वो उस गुफा में जाकर के छुप जाता है। वो सोचता है ये किसी न किसी जानवर की गुफा अवश्य है, क्योंकि मैं चल तो सकता नहीं हूँ, दौड़ नहीं सकता, तो मेरे से जो शिकार है वो मुश्किल हो जाएगी। क्यों न मैं इस गुफा के अंदर ही छुप जाऊँ, और जब वो जो जानवर इस गुफा के अंदर रहता है वो यहाँ आएगा तो मैं उसको आराम से खा लूँगा। तो वो उसके अंदर छुप जाता है। गिद्दड़ जब शाम के समय आता है तो वहाँ से वो जैसे ही गुफा की तरफ बढ़ता है उसको कुछ अजीब खोज दिखाई देते हैं, पद चिन्ह। वो पद चिन्ह देखता है तो देखता है कि यार ये पद चिन्ह तो मुझे किसी बड़े जानवर के शेर जैसे दिखाई दे रहे हैं, तो इसके हो सकता है इसके अंदर कोई बैठा हो और जाते ही मेरे को मार के खा जाएगा। तो क्यों नहीं, मैं पहले परीक्षण कर लेता हूँ इसका कि क्या इसके अंदर क्या है। तो वो जो खरगोश है, गीदड़ है, वो पहले से ही बोलना शुरू करता है कि अरे गुफा क्या बात है, हमेशा तुम मुझे बतलाती हो, कहती हो कि अंदर आ जाओ, और आज तुम मुझसे बात ही नहीं कर रही। चलिए मैं आज तुम्हारे अंदर नहीं आऊँगा, मैं दूसरी जगह आ जाऊँगा। तो गिद्दड़ ने जैसे ये बात कही तो अंदर शेर जी महाराज बैठे थे, उन्होंने सोचा अरे ये क्या है, सचमुच क्या ये गुफा इस गिद्दड़ को पुकारती है।
और यदि पुकारती है तो मुझे भी पुकारना चाहिए, नहीं तो ये इसके अंदर नहीं आएगा, और नहीं आएगा तो मैं फिर शिकार कैसे मुझे मिलेगा। तो वो उसको पुकारता है कि आ जाइए। जब वो आवाज़ अंदर से सुनता है तो गिद्दड़ यही तो चाहता था संगाल की, ये इसके अंदर आज जो जानवर वो बोले, और बोले तो मुझे पता चले तो मैं यहाँ से दौड़ूँ। तो वो जैसे उसको आवाज़ आती है तो वो दौड़ता हुआ कहते कि मैंने आज तक गुफा की आवाज़ कभी नहीं सुनी है, और आज ये गुफा बोल रही है, इसका मतलब इसके अंदर कोई ना कोई जाल है, मेरी जान का दुश्मन है, ऐसा कह के वो वहाँ से दौड़ जाता है। ठीक है, तो ये इस कहानी के अंदर है। आप सोचते होंगे पशु पक्षी भी बोलते हैं क्या, लेकिन जो इनकी रचनाएं हैं विष्णु शर्मा की, नारायण पंडित की और पद्म शास्त्री जी की, तो ये जो सारी रचनाएं हैं ये बोलती हुई रचनाएं हैं, यानी कि इनके अंदर काल्पनिक पात्र बनाए गए पशु पक्षियों को। इनका उद्देश्य एक ही है कि किसी न किसी प्रकार से जो है वो शिक्षा मिले। इस पाठ से शिक्षा ये मिल रही है कि हमें बिना सोचे समझे कोई काम नहीं करना चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ी विपदा के अंदर हम गिर सकते हैं। जैसा कि गिद्दड़ ने बहुत सोच विचार करके उसके अंदर वो नहीं गया, उसने पहले उसका हल है वो निकालने का प्रयास किया, और इसका नतीजा ये रहा कि उसकी जान जोखिम में नहीं डली, वो मरा नहीं। अन्यथा तो वो बिना सोचे जाता कि मेरा घर जाता हूँ तो वो मुसीबत में पड़ सकता था। तो यही इस पाठ से वो शिक्षा मिलती है। ठीक है, चलिए प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्र के तृतीय तंत्र काकोलक्यम से संकलित है। पंचतंत्र के मूल लेखक विष्णु शर्मा हैं, यानी इनकी जो कृति है इनको लेकर के नारायण पंडित ने भी एक पद की रचना की है, जिसके 4 परिच्छेद हैं। नारायण पंडित की, और पुस्तक का नाम है हितोपदेश। इसके अंदर भी पशु पक्षियों को जो है वो पात्र बनाया गया है, यानी हितोपदेश में भी पशु पक्षियों का जो है पात्र हैं। ठीक है, और वो पशु पक्षी जो हैं उस नारायण पंडित के हितोपदेश के अंदर एक पाटलिपुत्र के राजा के 10 पुत्र हैं। उन पुत्रों को नीति का पाठ पढ़ाने के लिए पंडित नारायण शर्मा ने उस हितोपदेश की रचना की थी, और उसके भी 4 तंत्र हैं, परिच्छेद हैं, और इसके 5 तंत्र हैं। ठीक है, तो इसके मूल लेखक पंचतंत्र के कौन हैं? विष्णु शर्मा हैं। इसमें 5 खंड हैं जिन्हें तंत्र कहा गया है, इसलिए इनकी जो रचना है उसको क्या कहा गया है? पंचतंत्र कहा गया है। 5 तंत्र हैं इसलिए इसको पंचतंत्र कहा गया है। इनमें गद्य पद्य रूप में कथाएं दी गई हैं, जिनके पात्र मुख्यतः पशु पक्षी हैं। इनके पात्र क्या हैं? पशु पक्षी हैं, यानी मनुष्य नहीं है। इनके जो पात्र हैं वो पशु पक्षी ही हैं। ठीक है, चलिए अब आप पढ़ते हैं अपनी कहानी में। तो बिलस्य वाणी ने कदापि में श्रुता, बिल की वाणी, बिल से वाणी मैंने कभी नहीं सुनी। इस पाठ का नाम है बिल से वाणी मैंने कभी नहीं सुनी। ये इस पाठ का नाम है, बिल से वाणी मैंने कभी नहीं सुनी। तो कहता है कि मैंने आज तक बिल की वाणी नहीं सुनी, आज ये वाणी कहाँ से आ रही है? तो बिल से वाणी मैंने कभी नहीं सुनी। ठीक है, और ये मैंने बता दिया कि बिल की जो वाणी है वो क्यों सुनाई दी,
इसका क्या कारण था और उसने किस चालाकी के साथ में अपनी जान को बचा लिया, ये इस पार्ट के अंदर है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं इस पार्ट में अपन। कशंचित वने खर नखरे नामे सिंह प्रतिवस्तिस्मय। किसी वन में, कसमचित का मतलब किसी वन में, खर नखर नाम है नाम का सिंह शेर प्रतिवस्ती रहता था। किसी वन में खर नखर नाम का शेर निवास करता था, रहता था। एक जंगल था, उस जंगल के अंदर एक शेर रहता था और उस शेर का क्या नाम था? खर नखरे है। क्या नाम था उसका? खर नखरे था। तो इसको याद रखें, नाम पूछा जा सकता है परीक्षा में कि शेर का नाम क्या था। सिंह से नाम है किम, शेर का क्या नाम था? शेर का नाम था खर नखरे है। किस नाम का शेर रहता था? खर नखरे नाम का शेर है वो रहता था। सह कदाचित इतस्ततः परिभ्रमण क्षुधार्थ ने किंचित अपि आहारम प्राप्तवान। एक बार वह भूख से पीड़ित होकर, क्षुधार्त का मतलब होता है भूख से, कदाचित एक बार, इतस्ततः इधर उधर, पीड़ित होकर इधर उधर, इतस्ततः का अर्थ होता है इधर उधर, परिभ्रमण घूमता हुआ, इधर उधर घुमा, न किंचित अपि आहारम प्राप्तवान, लेकिन उसको कहीं भी भोजन प्राप्त नहीं हुआ। प्राप्तवान यानी प्राप्त हुआ, किंचित कहीं भी, आहारम यानी भोजन। घुमा लेकिन उसे कहीं भी भोजन प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन उसे कहीं भी भोजन है वो प्राप्त नहीं हुआ। स कदाचित इतस्ततः परिभ्रमण क्षुधार्थ है न किंचित अपि आहारम प्राप्तवान। कदाचित एक बार या कभी, इतस्ततः का अर्थ होता है इधर उधर, इधर उधर, परिभ्रमण यानी कि घुमा, क्षुधार्त यानी भूख से, किंचित अपि यानी कुछ भी, ने का मतलब नहीं, आहारम का अर्थ होता है भोजन, प्राप्तवान यानी कि मिला या प्राप्त हुआ। एक बार वह भूख से पीड़ित होकर वन में इधर उधर घुमा, लेकिन उसे कहीं भी भोजन प्राप्त नहीं हुआ। उसे कहीं भी भोजन प्राप्त है वो नहीं हुआ। भूख से पीड़ित हुआ, इधर उधर घुमा, लेकिन उसको कहीं भी भोजन नहीं मिला।
स कदाचित इतस्ततः परिभ्रमण, एक बार वह इधर उधर घुमा लेकिन उसको कहीं भी भोजन प्राप्त नहीं हुआ। ततः सूर्यास्त समय एकाम महति गुहाम दृष्ट्वा, और इस प्रकार से सूर्यास्त के समय एकाम एक महतिम बड़ी गुहाम गुफाम दृष्टवा देखकर स अचिंतित उसने सोचा। इस प्रकार से सूर्यास्त के समय एकाम महतिम एक बड़ी गुफा, गुहाम का मतलब गुफा को दृष्टवा यानी देखकर से उसने अचिंतित सोचा। इस प्रकार से सूर्यास्त के समय एक बड़ी गुफा को देखकर उसने सोचा। अब देखिए दृष्टवा के अंदर जो है वो दृश्य धातु है और कत्वा प्रत्यय, जैसा कि प्रत्यय प्रकरण है मैंने आपको करवा दिया था। आपके ये शब्द आते ही समझ में आ जाना चाहिए कि भी इसके अंदर कौन सा प्रत्यय है। ठीक है, तो दृश्य धातु है और एक कत्वा प्रत्यय, इसके अंदर दृश्य धातु है और कत्वा प्रत्यय है। एकाम एक को यानी कि द्वितीय विभक्ति होगी, द्वितीय का एक वचन, अचिंतित में चिंत धातु है, लंग लकार है, प्रथम पुरुष है और एक वचनम है। ये भी आपको पता होना चाहिए। नहीं, लकार का भी ज्ञान है, वो आपको पाठ के अंदर होना चाहिए कि इसमें कौन सा, क्योंकि व्याकरणात्मक जो बातें हैं वो अपने होनी चाहिए। क्योंकि जब तक हम व्याकरण को साथ साथ में नहीं पढ़ेंगे तब तक जो है अच्छी तरह से भाषा है हमारी कंप्लीट नहीं होगी। इतस्ततः में इत है, धन इत है, यानी कि इसमें भी संधि होगी, विसर्ग संधि, और विसर्ग का पाठ होता है सत्व, तो सत्व संधि इसके अंदर है इतस्ततः में। इत है धन इत है, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। यानी व्याकरण का जो ज्ञान है वो हमें साथ साथ में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि व्याकरण का ज्ञान नहीं होगा तो हम वाक्यों का जो है अर्थ नहीं कर पाएंगे। कई बार क्या होता है कि 3-4 शब्द जुड़े हुए होते हैं और उनको अलग अलग करके उनका अर्थ करना पड़ता है। और अलग अलग कब करेंगे? जब हमें अच्छी तरह से संधि का ज्ञान होगा, समास का ज्ञान होगा, तो हम उन पदों को तोड़ लेंगे और अलग अलग निकाल के उनका अर्थ है वो कर लेंगे। तो इनका भी हमें आना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए आगे। ततः सूर्यास्त समय एकाम महतिम गुहाम दृष्टवा, और इस प्रकार से सूर्यास्त के समय एक बड़ी गुफा को देखकर स अचिंतित उसने सोचा। स अचिंतित उसने सोचा, किसने? उसे शेर ने सोचा। क्या सोचा? नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रौ को अपि जीवः आगच्छति। नूनम का अर्थ होता है निश्चय ही, एतस्याम यानी इसमें, गुहाम गुफा में, रात्रों रात के समय, को अपि कोई भी, जीव है जानवर, आगस्ती आता है। तो नूनम का अर्थ क्या होता है? निश्चय ही। एतस्याम इस, गुहाम गुफा में, रात्रौ रात को अपि कोई भी, जीव या पशु कह दें, आगस्ती यानी आता है।
जो इसका अर्थ होता है। क्या हो जाएगा इसका कि निश्चय ही इस गुफा में, निश्चय ही इस गुफा में रात के समय कोई जानवर आगच्छति आता है। यानी निश्चित रूप से इस गुफा के अंदर रात के समय कोई ना कोई जानवर है वो आता है। आगच्छति में आ उपसर्ग है और गम धातु है, और इसमें लकार है वो लट लकार हो गया, और प्रथम पुरुष का एक वचन है इसके अंदर आगस्ती में। आ उपसर्ग है, गम धातु है जिसका अर्थ जाना होता है, और आ लगते ही आना हो जाएगा, आगम हो जाएगा। लट लकार है ही, प्रथम पुरुष का एक वचन है ही, प्रथम पुरुष का एक वचन है। ठीक है, तो रात के समय निश्चय ही इस गुफा में रात को कोई जानवर आता है। आता है इसलिए, अतः का अर्थ क्या होता है? इसलिए अत्रैव, यहीं, निगूढ़ो यानी छुपकर, तिष्ठामि बैठता हूं। ये बात सोची किसने? उसे शेर ने। उस शेर ने ये बात सोची कि निश्चित रूप से यहाँ रात के समय कोई जानवर आता है और मैं इसी गुफा में छुप करके बैठ जाता हूं। ठीक है, देखिए अत्रैव में अत्र शब्द है, अत्र धन एव, और यहां पे संधि हो रही है, ए के बाद में ए आया है, अत्रैव, ए के बाद में ए आया ना, तो वृद्धि संधि होगी यहां पे। यहां पे संधि कौन सी होगी? वृद्धि संधि का जो है वो आगमने हो गया, वृद्धि संधि हो गई। इसलिए यहीं इस गुफा में छुपकर बैठ जाता हूं। ये बात सोची किसने? ये बात सोची उसे शेर ने कि मैं इसी के अंदर है वो छुप करके बैठ जाता हूं। कस्मचित् वने खर नखरे नामे सिंह प्रतिवस्ति, इसमें किसी जंगल में खर नखर नाम का शेर निवास करता था। सह कदाचित इतस्ततः परिभ्रमण, क्षुधार्थ है ने किंचित आहाराम प्राप्तवान। वह एक बार घूमते हुए, परिभ्रमण, परि उपसर्ग है, भ्रम धातु है और क्षत्रि पढ़ते हैं, जिसका अर्थ होता है घूमता हुआ, जिसका अर्थ होता है घूमता हुआ। एक बार वह घूमता हुआ भूख से क्षुधा रित गुण संधि का इसके अंदर समावेश हुआ है। तो इसमें किंचित अपि जसत्व संधि
देखिए, किसी वन में खरनकर नाम का शेर निवास करता था। स कदाचित इतस्ततः परिभ्रमण क्षुधार्तः ने किंचित अपि आहारम प्राप्तवान। एक बार उसने जंगल में घूमते हुए कहीं भी जंगल में भूख से पीड़ित होकर भूख से घूमते हुए कहीं भी उसे भोजन है वो प्राप्त नहीं हुआ। ततः सूर्यास्त समय एका महती गुहाम दृष्टवा, और इस प्रकार से सूर्यास्त के समय एक बड़ी गुफा को देखकर स अचिंत्यत उसने सोचा नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रों को अपि जीव आगस्ती। निश्चित रूप से इस गुफा में रात के समय कोई जानवर आता है, कोई जीव आता है। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति, इसलिए यहीं इस गुफा के अंदर ही मैं कहीं छुप कर के बैठे जाता हूँ कि रात के समय कोई ना कोई जानवर अवश्य आएगा। इस प्रकार से जो है वो शेर बैठ जाता है ये विचार करके, और तभी उस गुफा का मालिक होता है दधीपुछ। दधीपुछ कौन होता है? एक गिद्धड़ होता है, और वो गिद्धड़ जो है श्रृंगाल जो है वो आ जाता है, और आकर के जैसे उस गुफा के पास में आता है उसको शंका हो जाती है, उसको पद चिन्ह दिखाई देते हैं, और वो किस प्रकार से उन पद चिन्हों को देख करके पीछे हटता है और अपनी जान बचाने के लिए प्रयास करता है, और वो प्रयास उसका कैसे सफल रहता है और वो अपने आप को कैसे बचा लेता है, ये आगे हमें पढ़ेंगे। ठीक है, इसके लिए मैंने जितना आपको अभी बताया है वो आप पढ़ें। साथ में अपनी पाठ्य पुस्तक और अभ्यास पुस्तिका भी जो है जैसे आप लेसन जो शुरू होता है तो आप लेके बैठें, क्योंकि इससे आप व्याकरणात्मक प्रश्न हैं उनको अलग लिखें, क्योंकि मैं आपको संधि है, समास है, उपसर्ग है, प्रत्यय हैं, जैसे ही पाठ में आएंगे वो भी मैं आपको साथ साथ में बताता जाऊंगा, ताकि जब आगे हम प्रश्नोत्तर करेंगे तो आपकी समस्या नहीं आएगी। आप आसानी के साथ हैं उन प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं, बता सकते हैं और कर भी सकते हैं अपने आप, क्योंकि मैं साथ साथ में जैसे कि ये चलेगा अपना, तो मैं साथ साथ में आपको बताता जाऊंगा कि अपने को कैसे करना है। ठीक है, आज की कक्षा में बस इतना ही। अगली कक्षा में इस शेष पाठ को जो बचा है वो पढ़ेंगे। तब तक आप इसको अच्छी तरह से पढ़ लें, और इसको है ना पूरे पाठ को पहले आप संस्कृत में पढ़ लें, क्योंकि जब हम पढ़ेंगे उसके बाद में आपके जब अच्छी तरह से समझ में आए, जब संस्कृत आपको अच्छी तरह से पढ़ी हुई हो तो आप इस पाठ को अच्छी तरह से पढ़ें, क्योंकि आपके पास में पाठ्य पुस्तक होगी। इसका संस्कृत उच्चारण शानदार तरीके से करें। आप प्रयास करें कि इनके अंदर कौन कौन सी व्याकरणात्मक जो प्रश्न है वो आएँ, वो भी निकालें, चाहे वो संधि से संबंधित हो, चाहे वो धातु से संबंधित हो, समाज से संबंधित हो, उपसर्ग हो या प्रत्यय हो, उनको भी आप है वो पहचान करें। इनके अंदर लकारों की भी पहचान करें, धातु रूप। तो अगली कक्षा में हम जो इसका जो बचा हुआ शेष भाग है वो पढ़ेंगे। तब तक आप इसको अच्छी तरह से पढ़ें और अपनी सेहत का ध्यान रखें। ओके, थैंक यू।